Hello, everyone. Today's podcast is specially for engineering students, freshers, diploma holders, and even parents who constantly have one question in mind. Engineering तो कर ली, पर job कहाँ है? You know, guys, every year, lakhs of chemical, mechanical, and production engineers graduate. Some get jobs, some go into IT, some prepare for government exams. But there are many students who are still trying to figure out where they exactly fit in. And today, we are going to discuss the reality of engineering careers, the opportunities they have in core engineering, and one specialization that I'm sure not many students are aware of, and that's piping engineering. And to discuss that, we have Mr. Shriram Sawant. Sir has 33 years of experience in piping engineering industry, and he has worked with various international companies, and he has worked in various countries and on multiple oil and gas, petrochemicals, and refinery projects. So, sir, welcome. Thank you very much, Parag. Yes. So, sir, 33 years of experience, and I'm sure you must have आपने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया रहेगा, आपके कलीग्स एंड ऑफ कोर्स मेनी स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स. बट सर मुझे एक लगता है कि अभी तक कोर इंजीनियरिंग, व्हेन आई सेड कोर इंजीनियरिंग, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं है. व्हाट इज कोर इंजीनियरिंग, व्हाट इज नॉन कोर इंजीनियरिंग? सो विथ योर एक्सपीरियंस, इफ यू कुड सिंप्लीफाई, अगर मेरे जैसा कोई लेमैन आज ये देख रहा है या अपकमिंग इंजीनियर हु वांट्स टू बी इंजीनियर, कैन यू जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट कोर इंजीनियरिंग इज? Sure. Our engineering industry is mainly divided in two types. One is core and other is non-core. ओके. Core engineering sector जो है वो सेक्टर है जो कई सालों से चलते आए. जब इंजीनियरिंग शुरू हुआ है तब से ये सेक्टर से सिर्फ उनका फॉर्म बदलते गया है. सो ये सेक्टर कौन से हैं? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल. ओके. ये जो सेक्टर्स है वो कई सालों से चलते आ रहे हैं और आगे भी जब तक इंजीनियर रहेगा ये सेक्टर्स रहेंगे. लेकिन हालांकि हम लोग सारे जानते हैं एक 25-30 साल पहले जो टेक्नोलॉजी बूम आई थी, उसके बाद में जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स है, आईटी है, सो ये जो सेक्टर्स है, ये जो इंजीनियरिंग डिविजन्स है, इनको कहा जाता है नॉन कोर. ओके. अभी आज के दिन में सिचुएशन ये है कि कोर इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स है 12th के बाद कंपैरेटिवली कम है नॉन कोर से, अगर आप कंपेयर करते हो तो. ओके. और इसका मेन रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि नॉन कोर इंजीनियरिंग जो है वो जॉब्स मिलना उसमें बहुत आसान है एंड एट द सेम टाइम यू गेट बेटर मनी आउट ऑफ इट. ओके. अभी इंडस्ट्री वाइज अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो ऐसी जो कंपनीज है, ये कंपनीज है कोर सेक्टर वाली कंपनीज. कोर सेक्टर. ओके. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, टाटा पावर जैसे पावर कंपनीज है, राइट. सो ये कोर सेक्टर वाली कंपनीज है. और जो इन्फोसिस, TCS, HCL, ये जो कंपनीज है दीज आर नॉन कोर इंजीनियरिंग कंपनीज. ओके. अभी कोर इंजीनियरिंग सेक्टर जो उनको कोर इसके लिए कहा जाता है बिकॉज इनका जो रिलेवेंस है वो टाइमलेस है. राइट. ओके. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब से इंजीनियरिंग इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से ये सेक्टर्स एग्जिस्टिंग है. तो और वो आगे जाके भी आपको लगेंगे. ऐसे कभी नहीं हुआ कि ये सेक्टर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ जो भी अपना काम है वो सिर्फ नॉन कोर सेक्टर से चला पाओगे. So these are forever. These are forever. ये रहने वाले ही हैं. Okay. क्योंकि अगर आज मुझे कोई आईटी इंडस्ट्री का ऑफिस ओपन भी करना है तो उसके लिए मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. Yes. तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे सिविल इंजीनियर चाहिए. Right. उसमें अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मुझे एयर कंडीशनिंग चाहिए, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए. उसमें मुझे पावर चाहिए, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए. Right. आज के ज़माने में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हम लोग यहाँ पे जिस रूम में हम बैठे हैं, यहाँ पे हो सकता है करीब 50% से ज़्यादा पावर्स जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो केमिकल से बने हैं. Okay. तो जब तक इन केमिकल्स की ज़रूरत है तब तक केमिकल इंजीनियरिंग भी रहेगा. राइट. तो ये जो कोर फील्ड्स है उनका एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा रहेगा. हाँ,
लेकिन अभी बिकॉज ऑफ नॉन कोर सेक्टर इनमें जॉब मिलना जो है और थोड़ी सी जो इनका बेसिक प्रॉब्लम है वो ग्रोथ का। कोर सेक्टर में जो हमारी ग्रोथ होती है वो एज कंपेयर टू नॉन कोर थोड़ी सी कम होती है। ये हमें एडमिट करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि इसका मेन रीजन भी मैं बताता हूं, क्योंकि नॉन कोर सेक्टर जो है उसमें जो भी इंजीनियर इसमें जाना चाहता है उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको नॉन कोर सेक्टर में जाना है तो आपको एक चीज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, और वो ये है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, आपको ऑन द टोज हमेशा रहना है। और जो भी नई नई चीजें इस इंजीनियरिंग सेक्टर में आ रही है नॉन कोर में, वो आपको सीखना है। अगर ये आप नहीं कर पाते हो, देन यू आर गोइंग टू लैग बिहाइंड। सर, बट इज नॉन कोर इंजीनियरिंग बेस्ड और हैव एनी रेलेवेंस विद कोर इंजीनियरिंग की जिसको नॉन कोर करना है उसको कोर इंजीनियरिंग टॉपिक्स या ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए? नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। नॉन कोर के लिए जाने वाला जो इंजीनियर है उसको इसका बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए वगैरह, इसकी जरूरत नहीं है। अदर वे राउंड आज के जमाने में मैं ये कहूंगा, अगर कोर इंडस्ट्री में जो जाने वाला इंजीनियर है वो कोर इंडस्ट्री के नॉलेज के साथ में अगर ये नॉन कोर इंडस्ट्री का नॉलेज भी अगर वो ले पाता है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग एडवांटेज फॉर हिम। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, अगर वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बेसिक सेक्टर्स को, बेसिक सेक्टर्स में नहीं कहूँगा, बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज है, उसको अगर वो यूज कर पाता है उसके काम में, तो उसका फायदा उसको बहुत होगा। राइट। Actually, what our aim is to help understand the specialization today, which is piping engineering. Okay, but उसके पहले it's very important कि हम लोग ऑडियंस को ये भी पता चले कि what is core. So before moving on to piping, we will just try to understand this. So इसके लिए मैंने पहले यही क्वेश्चन किया कि let's understand core engineering क्या है. And you rightly said ये बहुत सालों से है and it is the base of engineering, which will be forever. Okay. Absolutely. Being forever, sir, why still engineers, आज भी engineers क्यों struggle कर रहे core industry में जाने के लिए? इसके reasons multiple है। Okay. एक्चुअली होता यह है कि एक लोगों में गलत फहमी भी है। अभी व्हाट यू सेड राइटली कि कोर इंडस्ट्री में जॉब्स कम मिलते हैं, लेकिन उसका रीजन ये नहीं कि एक्चुअल इंडस्ट्रीज में कोर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट नहीं होती है, बट कंप्लीटली गलत है। ओके। आप खुद ही सोच लो, अगर आप, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, केमिकल सेक्टर्स, व्हीकल्स, दैट इज ऑटोमोबाइल, डिफेंस, ये सेक्टर्स, इनकी ग्रोथ अगर आप देखोगे तो नियरली एवरी ईयर दिस सेक्टर्स आर गोइंग बाय 7 to 8%। ओके। अभी अगर इस पेस से हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो ये कैसे मुमकिन है कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है? जब इस पेस से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इंजीनियर्स लगेंगे। एग्जैक्टली। विदाउट इंजीनियर्स यू कैन नॉट ग्रो। तो जॉब्स तो रहेंगे। अगर आप आज के दिन में, जहां तक मैं जानता हूं, आप किसी इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम मेन कहां है कि आप किसी इंडस्ट्री में जाओ तो इंडस्ट्री क्या कहती है कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि वी डोंट गेट द इंजीनियर्स विद राइट स्किल। ओके। एंड द मेन प्रॉब्लम इज देयर। सो अभी राइट स्किल इंजीनियर्स के पास क्यों नहीं है? जो ग्रेजुएट होते हैं उनके पास वो स्किल क्यों नहीं है? दैट रीजन समवन हैज टू फाइंड आउट। और वो मेन रीजन मतलब ये है कि जो कॉलेजेस में आजकल सिखाया जाता है वो कई सालों से चलता आ रहा है। सेम पैटर्न है, सेम टॉपिक्स है, सेम सिलेबस है। ओके। अभी इंडस्ट्रीज हर कोई जानता है, हर साल इंडस्ट्री में इतने सारे चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस होती है, प्रोडक्ट्स चेंजेस होते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो सिखाना जाना चाहिए वो इन लाइन विथ इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होना चाहिए।
which is not there. which is not there. Okay. सो इसके लिए क्या होता है कि जो स्किल इंडस्ट्री को चाहिए वो उनको जो कॉलेज से ग्रेजुएट करके लोग निकलते हैं Mm-hmm. उनसे मिलता नहीं है. फिर देन ओके उसके ऊपर काफी सारे ऑप्शंस है. दे डू सम अदर कोर्सेस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेस करके देन दे कैन जॉइन द इंडस्ट्री, और सम इंडस्ट्री कैन टेक द ग्रेजुएट्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, क्योंकि बहुत मतलब इंडस्ट्रीज को फ्रेश ग्रेजुएट्स लेने पड़ते हैं, उनको बाद में ट्रेनिंग दिया जाता है उस टॉपिक. सो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सच्चाई है. तीसरा फैक्ट ये है, शायद सुनने को थोड़ा और लगेगा, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ कि बहुत बार ये होता है कि आज के ज़माने में अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो इंडिया में करीब करीब 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में. मैं कोर नॉन कोर दोनों मिला के बात कर रहा हूँ. Okay. अभी 15 लाख अगर स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं Mm-hmm. तो 15 लाख अपॉर्चुनिटीज है या नहीं सारे इंडस्ट्री में, वो बात अलग है. लेकिन आप खुद सोचो कि अब अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो और आपको इंजीनियर्स की ज़रूरत है, Mm-hmm. क्या आप कोई इंजीनियर हायर करोगे? कोई भी जो पास आउट हुआ है? नहीं. Of course. not. Okay, of course not. You are going to have some methods of selection. Yes. You are going to have interviews, you are going to have group discussion, you are Yes. going to have written test and some other. Correct. होता यह है कि मैंने अभी जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या इन हाउस ट्रेनिंग, उसमें मैंने देखा है कि कुछ इंजीनियर्स ग्रेजुएशन होने के बाद, आपको ये सुन के बहुत सरप्राइज लगेगा कि उन इंजीनियर्स को 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स ये मालूम नहीं है. Wow. Engineers. Yes. इन इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, ये सच्चाई है. दे डू नॉट नो हाउ टू रीड द प्लान. जो इंजीनियरिंग का हमारा बेसिक्स है, प्लान, एलिवेशन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, इनको कैसे रीड करना है, इनको कैसे ड्रॉ करना है, ये तो एकदम बेसिक है इंजीनियरिंग का. Okay. ये उनको मालूम नहीं है. सिंपल जो हम लोगों ने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला सीखे हैं, दे आर नॉट एबल टू कैलकुलेट. ये जो बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो इसमें क्या है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जिसको इसका जवाब नहीं आता है वो डम है. नहीं, वो डम Right. नहीं है, वो डम नहीं है. ओनली चीज़ गलत किया हुई है कि उसने अपना जो करियर है उसका सिलेक्शन गलत किया है. Okay. उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो कहीं अलग है. सो ये थोड़ा सा आपने शायद 3 इडियट मूवी देखी होगी. Yes. तो ये इसके लाइन में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है. ये बेस्ड ऑन मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे मैं कह रहा हूँ. तो मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के इंजीनियर्स बनेंगे Mm-hmm. तो आप ही सोचो उनको कैसे जॉब मिलेगा. Right. So what you are saying is there is demand. There are engineers who are also graduating, करेक्ट. but there's skill gap, and that is from your discussion. I feel that is on college end also, but जैसे कि students को या engineers को basic भी पता नहीं है. So somewhere वो students का भी कहीं पे part है कि they need to, और what you are saying is कि they don't have, वो उनको वो पसंद ही नहीं था, but because of family pressure, because of peer pressure, या जो environment में चल रहा है कि engineering कर रहे हैं तो engineering करते, इसके Correct. वजह से करेक्ट. वो पसंद नहीं होने की वजह से इतना इंटरेस्ट से किया नहीं. करेक्ट. बट ओवरव्यू है कि देयर इज जॉब्स देयर इज अ गैप एंड देयर आर पीपल, बट देयर इज अ गैप इन द एजुकेशन, और यू कैन से इन द कॉलेज लेवल. करेक्ट. ओके. सो वो जो गैप है, इज इट कि उसमें प्रैक्टिकल सिखाया नहीं जा रहा है या इट्स ऑल थियोरी? सो व्हाट्स द गैप एक्चुअली? अभी ये जो गैप है वो किस वजह से है? ओके. अभी ये जो है ना, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है. ऑल दिस थिंग्स आर लिंक्ड. लेट अस सी हाउ. ओके. कॉलेजेस आर हैविंग ऑल दिस कोर्सेस. ओके. नाउ इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट, आफ्टर 12th द स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू गो टू दैट पर्टिकुलर कोर्स सेक्टर. क्योंकि भाई मैकेनिकल सिविल में आगे जाके मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. इसके बदले में अगर सॉफ्टवेयर में जाता हूँ, कुछ तो थोड़ा बहुत सीखता हूँ, राइट. थोड़ा बहुत भी मैं सीखता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जॉब मुझे मिल जाएगा. जाए. ये एक फीलिंग है. ओके. चलो, आज हम लोग जानते हैं लास्ट 3-4 महीने में क्या हुआ है, कितने सारे ले ऑफ्स हुए हैं. तो जैसे जैसे
नॉन कोर का वही प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे नई चीजें आएंगी, Yes. अगर आप खुद को उसके हिसाब से अपडेट नहीं करोगे, देन ये होने वाला है कि ले ऑफ्स होंगे, आपका जॉब्स रहेगा, Yes. उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन उतनी दूर की कोई सोचता नहीं है। Right. ओके, पीपल सी ओनली व्हाट इज देयर, इमीडिएटली मुझे जॉब मिला ना, चलो ठीक है, आगे जाके आगे का आगे देखेंगे। ये एक थोड़ा सा लोगों का एटीट्यूड है। तो होता ये है कि एक तो लोगों को जो सिलेक्शन ऑफ द कोर्स है, कोर एंड नॉन कोर, इसका किस बेसिस पे सिलेक्शन करना है, इसकी उनको जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है। सो जस्ट बिकॉज एज यू राइटली सेड, somebody is pressurizing, they are going over there. Now, जॉब नहीं मिलता है, इसके लिए वो सेक्टर, वो जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो कोई सिलेक्ट नहीं करता। वो सिलेक्ट नहीं करता है, कॉलेजेस में डिमांड कम हो जाती है। सो धीरे धीरे आप देखोगे कई सारे कॉलेजेस, आपको जस्ट बता दूं, आज के समय में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो टोटल संख्या है इंडिया में, दैट इज मोर देन 3000। ओके। लेकिन उसमें जो क्वालिटी इंजीनियरिंग सिखाया जाता है, दैट विल बी हार्डली 200, नॉट मोर देन दैट। 200, या फिर अगर एवरेज एजुकेशन भी है वो अगर पकड़ेंगे हम लोग, चलो वो भी सही है, चलो 300, नॉट मोर देन। सो नियरली ओनली 10% कॉलेजेस आर गोइंग टू गिव यू द राइट लेवल ऑफ एजुकेशन। ओके। बाकी कॉलेजेस की सच्चाई हर कोई जानता है, मतलब उनको बच्चे जाते हैं, एक सर्टिफिकेट मिलता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, लेकिन उन कॉलेजेस में सही तरीके का एजुकेशन नहीं दिया जाता। अटेंडेंस मस्ट नहीं है, आप आओ नहीं आओ, 20% यू अटेंड, बाकी आप किधर जाते हैं, क्या करते हो। सो अगर इस तरीके का एजुकेशन कॉलेज में मिल रहा है, देन एजुकेशन की लेवल भी आप समझ सकते हो। अभी होता क्या है कि अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं है, तो कॉलेजेस भी जो नंबर ऑफ सीट्स है कम करते जा रहे हैं। जो मैं कोर सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कोर सेक्टर में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी कम होती जा रही है। इन एवरी कॉलेज नियरली एवरेज से। ओके, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, IIT, NIT या और भी बड़े कॉलेजेस, मेन कॉलेज, उसमें शायद नहीं। ओके। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं उसमें नंबर्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड कम है। अभी होता यह है कि जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से अगर कॉलेजेस को सिखाना है, तो उनको नई टेक्नोलॉजी के मशीन्स कॉलेज में भी लाने पड़ेंगे। करेक्ट। उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, crores of rupees are required। अगर बच्चे कॉलेज में आएंगे नहीं, तो from where the college is going to get the money? Okay, so it's a circle। So ये पूरा सर्कल है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो हमारी हायर लेवल एजुकेशन की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को इसमें कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत अगर लेट हो गया, देन इंजीनियरिंग की जो ओवरऑल सिचुएशन है हमारी कंपनी में, और वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। Okay। And it will be difficult to get jobs for the students। Yes। And it will be difficult for industries to get the right people to bridge the gap that will be, वो gap बढ़ते रहेगा eventually। Correct। So this was the core engineering we discussed. Now the specialization which we wanted to put it forward to put the awareness out in the public, piping engineering. So I think piping engineering, maybe as a layman or many people who are not aware, I'm sure few must be aware of the term piping engineering, but उनको लगता रहेगा piping यानी सिर्फ pipes। So sir, if you have to put it forward again, simplify करना है, piping engineering क्या है, क्या ये industry है, क्या opportunities है, so एक simple way में अगर आप put forward करेंगे, it will better to understand to get it forward। पहले देख लेते हैं पाइपिंग इंजीनियरिंग मतलब क्या है। Yes। ओके, सच कहो तो जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था, दैट इज इन 1990। सो आफ्टर डूइंग द ग्रेजुएशन, वन डे देयर वाज अ एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, सी पाइपिंग इंजीनियर, ट्रेनी पाइपिंग इंजीनियर की जरूरत है। ओके। एट दैट टाइम किसी को भी मालूम नहीं था कि पाइपिंग इंजीनियर क्या होता है। आज के ज़माने में शायद
कुछ इंजीनियर्स को जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनको शायद इसके बारे में आइडिया होगी, लेकिन उस समय पे तो किसी को मालूम नहीं था। हमको तो लगा था कि पाइपिंग इज प्लम्बिंग। आई एम श्योर अभी भी few- लेकिन अभी भी यस, यू आर राइट। मैं भी अभी जब काफ़ी सारे लोगों से जब बात करता हूँ तो कभी कभी ये जवाब मुझे मिलता है कि इट इज़ प्लम्बिंग। पाइपिंग इंजीनियरिंग is engineering which is related, which is about the engineering of different piping networks. Okay. पाइप क्या होता है? पाइप क्या होता है तो सबको मालूम है, लेकिन पाइप का मेन पर्पस क्या है कि मुझे जो फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या कुछ हद तक सॉलिड भी हो, Okay. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझे फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए हम लोग पाइप यूज करते हैं। Right. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दुनिया में कई सारी जगहों पे हमें लगता है। ओके, वाटर से लेके, गैस से लेके, केमिकल्स, ऑयल्स, पेट्रोकेमिकल्स, सो कई सारे फ्लूइड्स हैं जिनमें पाइपिंग नेटवर्क्स की जरूरत होती है। तो ये पाइपिंग नेटवर्क्स जो डिजाइन करने का काम है, Okay. वो ये इंजीनियर्स करते हैं। अभी जो पाइपिंग नेटवर्क्स है उनके डिजाइन में बेसिकली 3 डिविजन्स है। Okay. ओके, मेन डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। एक पहला है मटेरियल है, सेकंड जो है वो लेआउट है, और तीसरा जो है उससे हम स्ट्रेस एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेस एनालिसिस सपोर्टिंग। अभी कोई भी अगर मुझे पाइप, एक 10 मीटर का पाइप अगर मुझे यहाँ पे लगाना है, तो पहले तो मुझे तय करना है कि व्हाट शुड बी द मटेरियल ऑफ दैट पाइप, Okay. what should be the specification of other components in that piping network. So अभी यहाँ पे मैं टेक्निकल बात नहीं करना चाहता हूँ, Yes. लेकिन जस्ट फिटिंग्स है, फ्लैंजेस है, वॉल्स है, सो इनके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मुझे तय करने हैं। ओके, बेस्ड ऑन द प्रोसेस पैरामीटर्स, जो लाइन के अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडीशंस है, इनके बेसिस पे मुझे वो जो कंपोनेंट्स है उनका मटेरियल, उनकी डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये एक बेसिक पहला पार्ट हो गया Okay. कि मटेरियल। Right. दूसरा पार्ट है, जैसे मैंने कहा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाइन को रूट करना है। तो ये जो रूटिंग है वो किस तरीके से करनी है? एक लाइन को रूट करने के 10 तरीके हैं। Oh. और वो 10 के 10 तरीके सही हो सकते हैं, लेकिन मैं वो लाइन रैंडमली ऐसे रूट नहीं कर सकता कि भाई मैंने बस यहाँ से यहाँ तक लाइन रूट कर दी, बात खत्म हो गई। नहीं, उस लाइन रूटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये लाइन को रूट करना पड़ता है। तीसरी बात है, लाइन जो है हम लोग जानते हैं, पाइप नॉर्मली अभी आजकल आप सारे पाइप बिल्डिंग में वगैरह देखोगे और प्लास्टिक पाइप से, HDP हम लोग यूज करते हैं, HDP PVC। लेकिन जहां तक मेटालिक पाइपिंग की बात हो रही है, जैसे कि केमिकल प्लांट्स में हो या ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल दैट, फर्टिलाइजर प्लांट्स, सो इसमें ज्यादातर हम लोग मेटालिक पाइप यूज करते हैं। और मेटल हम लोग जानते हैं, जब मेटल को हम लोग हीट करते हैं, मेटल इज गोइंग टू एक्सपांड। Right. सो सेम वे, जब लाइन में से कोई हॉट फ्लूइड फ्लो होता है या कोल्ड फ्लूइड, बहुत ही चिल्ड फ्लूइड फ्लो होता है, तो लाइन आपकी आइदर एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। Right. तो ये जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे जो लाइन चेंज होगी, उसके हिसाब से हमें लाइन को सपोर्ट करना पड़ता है। Okay. लाइन अगर 10-15 मीटर, 25 मीटर रूट हो रही है तो उसके बीच में मुझे सपोर्ट लगाने पड़ेंगे। लाइन को तो मैं अनसपोर्ट तो रख नहीं सकता। तो ये जो सपोर्टिंग है, ये नॉर्मली इज नॉट कि भाई एक सर्टिस स्पैन पे मैंने सपोर्ट लगा दिया, बात खत्म हो गई, नहीं, ऐसे नहीं। उसके पीछे भी उस लाइन में बिकॉज ऑफ एक्सपांशन, कितना एक्सपांशन हो रहा है, उसकी वजह से रिएक्शंस कितने आ रहे हैं, फोर्सेस कितने आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, उसके बेसिस पे मुझे सही टाइप का सपोर्ट यूज करना पड़ता है। सर, एनी ऑफ द पार्ट ये कोर इंजीनियरिंग में कुछ आता है या दिस इज एब्सोल्यूट स्पेशलाइजेशन, एकदम ही सेपरेट फ्रॉम कोर इंजीनियरिंग है? बिकॉज आपने बहुत सारी चीजें इसमें बताई है विच आई एम श्योर वैल्यू एडिशन है टू आवर ऑडियंस, बट एनी ऑफ इट इज पार्ट ऑफ कोर इंजीनियरिंग? सम पार्ट इज देयर। अभी मैं ये कहूँगा कि एक तो पहली बात तो यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ, पाइपिंग इंजीनियर के लिए जब मैंने जो 3 फील्ड्स बताए उसमें जो लेआउट का पार्ट है, वो लेआउट इंजीनियर के लिए पाइपिंग
जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सब्जेक्ट part. उसका स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन उसके सिवा अगर आप केमिकल इंजीनियर हो तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस प्लांट, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स, इनके बारे में जानकारी होती है, Yes. जानकारी दी जाती है ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग कोर्स। तो इसकी वजह से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि मेटलर्जी है। सो मेटलर्जी है जो टॉपिक है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू आर गोइंग टू वर्क एज अ मटेरियल इंजीनियर। पाइपिंग में मटेरियल इंजीनियर है, लेआउट इंजीनियर है और स्ट्रेस इंजीनियर है। राइट। सो मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर आप काम करना चाहते हो तो मेटलर्जी इज गोइंग टू हेल्प ओके। वॉट एवर यू आर लर्न। सिमिलरली जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू व्हाइल सपोर्टिंग। ओके। ओके, सो वो ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन स्ट्रेस एंड सपोर्ट के लिए थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन इसके सिवा जो बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है, वो मेनली है प्रोसेस इंजीनियर के लिए। क्योंकि जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसमें एक प्रोसेस जो डिवीजन है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा Okay, process is entirely different than piping. Process entirely. That is a different discipline altogether. Okay. Okay. So ये जो कुछ बेसिक कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो एक सर्टन लिमिट तक आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। सो आई विल से मोस्टली इट इज गोइंग टू बी अ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग फील्ड। Okay. ओके, तो ये पर्टिकुलर जो 3 सेक्टर्स जो मैंने कहे, Right. दैट इज मटेरियल, लेआउट एंड स्ट्रेस। ये तो एक बार आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद में आपका चॉइस है कौन से, बेस्ड ऑन योर लाइकिंग यू कैन सिलेक्ट वेयर यू वांट टू वर्क। Do you think it's in demand? The piping is it in demand currently? And if it's, why it is in demand? Okay, let us see the current situation, what is happening in the world, Okay, global conditions. global conditions. हम लोग सारे जानते हैं गल्फ में क्या हो रहा है। Yeah, ओके, of course. तो जो कन्फ्लिक्ट फरवरी से चल रहा है वो अभी तक कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ। Right. ओके, होर्मुज बंद किया गया है, और जो भी ऑयल और गैस वहाँ से आता है, सो वो पूरा फ्लो जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है। सो काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस है उसके, सो लेट अस नॉट गो इनटू दैट। लेकिन ऑयल एंड गैस की वजह से दुनिया भर में क्या हुआ Everyone is हमने aware. देखा, Yes, sir. Correct. एवरीवेयर। ओके, और क्या चल रहा है आज के दिन में भी, क्या चल रहा है। Yes. द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अभी कॉस्ट कब इंक्रीज होती है? जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तब कॉस्ट इंक्रीज होती है। सो इट मीन्स दैट डिमांड इज देयर। Yes. अगर आप डेटा देखते हो ऑयल का, लोग कहते हैं कि ऑयल हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए। आई फुली एग्री टू दैट। जो फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, गैस, कोल, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल रीजंस इनका जो यूसेज है वो कम होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव बेटर एनवायरमेंट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशंस। लेकिन सच्चाई ये है कि वो नहीं हो रहा है। हर कोई चाहता है वो हो, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नहीं हो रहा है। आप लास्ट 25 सालों में अगर देखोगे तो लोग कहते हैं कि ऑयल का जो रिजर्व्स है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो एक दिन ऑयल खत्म होगा। यस, होगा, एक दिन होगा, लेकिन वो दिन बहुत नजदीक नहीं है। Okay. आप अगर जितने भी हमारे ऑयल के रिजर्व्स है उसका अगर आप ग्राफ देखोगे, इतने सालों से हम लोग ऑयल और गैस यूज करते आ रहे हैं, Right. ओके, उसके बावजूद भी उसका जो ग्रोथ है वो आप ग्राफ देखोगे तो अपवर्ड ग्राफ है, स्लाइटली अप है लेकिन अपवर्ड है। अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं ऑयल हर साल तो वो जो ग्राफ है वो नीचे आना चाहिए, Right. लेकिन वो ग्राफ ऊपर जा रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है कि ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन है हाँ. वो हर साल नए नए फील्ड्स एक्सप्लोर होते हैं, तो जो प्रूवन रिजर्व्स है उनकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा बढ़ती जाती है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप दूसरा ग्राफ देखोगे, ऑयल का जो कंजम्पशन है
वो भी हर साल करीब करीब 2% से बढ़ रहा है। अभी 2% सुनने के लिए काफी छोटी फिगर लगती है, हाँ, लेकिन जब हम बिलियंस ऑफ बैरल्स की बात करते हैं, दिस फिगर इज कंसिडरेबल। ओके, आज के दिन में मैं मतलब 25 की बात कर रहा हूँ, नॉट 26 की। 25 एज पर 25 रिकॉर्ड्स जो प्रूवन रिजर्व्स है ऑयल के, मैं सिर्फ क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, Yes, गैस की yes, नहीं कर रहा हूँ। yes. क्रूड ऑयल की जो रिजर्व्स है वो है अराउंड 1.77 ट्रिलियंस ऑफ बैरल्स। ओके, और हमारा जो आज के दिन में जो रिक्वायरमेंट है पर डे का, दैट इज नियरली 0.1 बिलियन ऑफ बैरल्स। सो बेस्ड ऑन दैट अगर आप कैलकुलेशन करोगे, सो आज के दिन में जो हमारे पास रिजर्व्स है वो 47 ईयर्स या 50 साल के बाद खत्म हो जाएंगे। ओके, लेकिन सच्चाई ये है कि वैसे नहीं होगा, क्योंकि अभी भी काफी सारा जो एरिया है इस ग्लोब के ऊपर वो अनएक्सप्लोर्ड है। okay. So you are saying there is Okay. still Yes, spaces which yes. have been okay. सो आई पर्सनली, ये मेरा मानना है, जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है, एटलीस्ट नेक्स्ट 100 years ऑयल इज गोइंग टू बी देयर। 100 days you are saying. नाउ यस, मैंने ये भी देखा है कि रिसेंट डिकेड में जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स है, ओके, Right. ये सारे सेक्टर जो है उनकी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। तो ऑयल एज अ एनर्जी सोर्स जो है उसका यूसेज शायद धीरे धीरे कम होने में वर्ल्ड को सक्सेस मिल सकता है, दुनिया को सक्सेस मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी निजी लाइफ में हम लोग इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो ऑयल पे बेस्ड है, केमिकल्स, पेंट, प्लास्टिक, वैक्स, सॉल्वेंट्स है, अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट्स है। तो कई सारे केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये बनती कहाँ से? ऑयल से। Okay. तो अगर इतनी सारी चीज़ें दुनिया में ऑयल से बनती है, सो ऑब्वियसली ऑयल डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। Right. नाउ व्हेन ऑयल डिमांड इज गोइंग टू बी देयर, हर एक रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, केमिकल कॉम्प्लेक्स है, प्लांट्स है, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स है, ऑयल एंड गैस जो प्लांट्स है, इनमें पाइपिंग नेटवर्क्स आर गोइंग टू बी देयर। नए नए रिफाइनरीज आएंगी, नए नए कॉम्प्लेक्स सेटअप होंगे, तो उसमें पाइपिंग इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। Right. इवन जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज है, एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती है। Right. ओके, एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज हो गई, तो उसकी वजह से मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ा, मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, मुझे कुछ नया प्रोडक्ट बनाना है, लॉन्च करना है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। सो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उनमें भी अच्छे खासे मॉडिफिकेशंस आते हैं और आएंगे। Okay. इसके लिए नए प्लांट और एग्जिस्टिंग प्लांट दोनों में पाइपिंग नेटवर्क का काम जो है हो वो गई। चलते रहेगा। और लेट मी टेल यू, पाइपिंग नेटवर्क्स is something which is huge in any complex, any petrochemical complex, any refinery. Right. So for that, lot of engineers are required. Piping engineering team is the biggest team in any project. Okay. So what I currently understand, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भी रिफाइनरीज में या केमिकल इंडस्ट्रीज में जो भी पाइपिंग स्ट्रक्चर है, बिहाइंड देम ये पाइपिंग इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग टीम है। करेक्ट। अगेन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है, एज यू सेड कि पाइप के थ्रू फ्लूइड फ्लो होना चाहिए, उसका मेजरमेंट या जो भी उसके लिए भी स्किल्स चाहिए। या कोर इंजीनियरिंग में यू गेट आई थिंक 10 to hardly 10% ऑफ नॉलेज। या वेरी लेस। इफ यू आर केमिकल देन मे बी स्लाइटली मोर, मैकेनिकल के लिए तो काफी कम है। काफी कम होगा। सर, तो अगर ये स्किल मुझे सीखनी है, आई एम श्योर देयर मस्ट बी डिफरेंट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट्स जो ट्रेनिंग देते रहेंगे। सो इफ यू कुड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ये ब्रिज जो गैप हो सकता है, इंडस्ट्री नॉलेज जो प्रैक्टिकल नॉलेज है एंड थियोरी और एजुकेशन। सो आई एम श्योर देयर इज सुविद्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। So how Suvidya is helping to bridge this gap? Yes, as you rightly said,
there are a few institutes which are involved in this type of training, and Suvidya is one of them. Suvidya Institute of Technology. So Suvidya is in this field since last 24 years, Okay. and whatever experience we have gained in these 24 years, and whatever new requirements are there from the industry, we are taking care of all those requirements while giving this training. Okay. So Suvidya is covering multiple type of courses. Okay. The best part is there are people in the industry who are freshers. So for them there is a separate course. So as we have seen that once the graduation is completed, उसके बाद में अगर मुझे इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो बीच में जो गैप है, हाँ. वो गैप मुझे फिल करनी है, तो उसके लिए मुझे ये कोर्स चाहिए. Absolutely. तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स करीब 4 महीने का है. Okay. ओके. सो फ्रेशर्स के लिए अलग कोर्स है, ये फुल टाइम कोर्स है. Okay. उसके बाद में जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इस फील्ड में एक्चुअली काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी फील्ड चेंज करना है. Okay. ऐसे भी कुछ लोग हैं. लेकिन अभी ये लोग की पोजीशन क्या है कि वो फुल टाइम कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्किंग है. Right. सो उनके लिए जो समय उनके पास अवेलेबल है वो सिर्फ रविवार का, संडे, वीकेंड. सो इनको ध्यान में रखते हुए एक अलग कोर्स प्लान किया गया है, Okay. जो एक फुल टाइम कोर्स होता है. सो वहाँ पे न मेरे ख्याल से 52 वीक्स का ये प्रोग्राम है, 52 वीकेंड्स का. Okay. So a वहाँ year पे पूरा साल. throughout the year, because but it is only Sunday. Sundays. Only Sunday. Understood. सो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कोर्स अटेंड करते हैं. सो उसमें मैंने देखा है कि जैसे मैंने कहा कि कोई अलग फील्ड में काम कर रहा है, उसको पाइपिंग में भी स्विच होना है, सो ही इज गोइंग टू जॉइन दैट कोर्स. देयर इज अ गाय हु इज वर्किंग इन पाइपिंग बट कंस्ट्रक्शन साइड. Okay. अभी उसको लगता है कि मैं कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्शन के साथ में थोड़ा डिजाइन का नॉलेज अगर होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी. Right. सो ही इज गोइंग टू अटेंड सच कोर्स. Okay. ओके. कोई ऑलरेडी पाइपिंग इंजीनियरिंग में ही काम कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा अपना नॉलेज जो है वो एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है. सो ऐसे अलग अलग रीजन की वजह से जो वर्किंग पीपल है वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. And so curriculum would be the same, I'm sure. For... करिकुलम विल बी सेम, लेकिन यस फैक्ट ये है कि जो 4 महीने का कोर्स है वो उसमें 100 सेशंस होते हैं. Okay. So 100 sessions and this is 52 sections, so nearly 50%. So उसमें because these people are experienced, Okay. तो कुछ चीजें जो है वो बहुत डिटेल में सिखाई नहीं जाती, because Right. people are aware of all this. Okay. Right. लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको एकदम स्टार्ट से, मतलब पाइप कैसे दिखता है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है, वहां से हमें शुरू करना पड़ता है. Right. So obviously it is going to take more time. More time. Then कुछ लोग जो है वो अभी ये जो दोनों कोर्सेस है वो ऑफलाइन, सो ये क्लासरूम कोर्सेस है. अभी कुछ कोर्सेज जो है वो लोग ऑफलाइन ऑफिस में आके नहीं अटेंड कर सकते, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी. Okay. ओके. बट दैट इज ऑल्सो वीकेंड कोर्स. सो वर्किंग पीपल बट दे कैन नॉट अटेंड द ऑफलाइन कोर्सेज, फिजिकली दे कैन नॉट अटेंड, सो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज है पाइपिंग के. Okay. So out of state जो travel भी नहीं कर सकते. सो उसमें शायद आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री भी हो. Okay. पॉसिबल है. एंड देन देयर इज अ फोर्थ कैटेगरी अगेन, जो ITI जिन्होंने कंप्लीट किया है या मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन ड्राफ्ट्समैन का कोर्स कंप्लीट किया है, सो दे कैन डू द कोर्स ऑफ पाइपिंग डिजाइनर एंड पाइपिंग ड्राफ्ट्समैन. सो अलग अलग जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स हैं या अलग अलग लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये अलग अलग कोर्सेज जो है उनको डिजाइन किया गया. Okay. So other than the curriculum, I'm sure जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो डिसिप्लिनरी बिहेवियर है, I'm sure that will also be covered. Like there will be timing because it's a professional or specialized course, तो उसके कुछ और भी क्राइटेरिया रहेंगे. यस. अभी ये जो मेन कोर्स है सुविद्या का, Yes. जो फुल टाइम कोर्स है, उसमें देखा जाए तो हम लोग क्या कवर करते हैं, तो
एक तो कंप्लीट डिजाइन एस्पेक्ट्स। ओके ओके, सो उसमें जैसे हम लोगों ने पहले 3 कैटेगरीज देखे हैं, दैट इज मटेरियल, लेआउट एंड स्ट्रेस एंड Stress. सपोर्ट। इन तीनों को कवर किया जाता है। यस Okay, so we have different faculties for different topics, so these things are covered. After that, the students are also trained for soft skills. आपको सुनने में थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में जब लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, ओके तो ये जो हम लोगों ने गैप डिस्कस किया है उसका एक रीज़न जो है सॉफ्ट स्किल्स भी है। राइट क्योंकि बच्चों को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कंपनी ज्वाइन करते समय जो बेसिक लीडरशिप की अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स है लाइक Right. कम्युनिकेशन स्किल है, टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एडेप्टेबिलिटी। ओके ओके, तो जो जितने भी चेंजेस होते हैं उनको कैसे अडेप्ट करना है, कैसी चीज़ें सीखनी है, तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है इनका नॉलेज भी बच्चों को होना चाहिए। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो कवर्ड ऑल्सो कवर in this course. Then certain mock interviews are also done. Okay. So actually interviews में किस टाइप के questions जब आप किसी इंडस्ट्री को अप्रोच होते हो तो कौन से टाइप के questions आपको पूछे जा सकते हैं and what type of answers are expected from you. So इसका भी एक mock interview sessions, 2 mock interview sessions होते हैं, एक after 50% completion course and Okay. then at the end. कई सारे assignments होते हैं। मैं एज अ फैकल्टी मेरा मानना है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है पाइपिंग इंजीनियरिंग का, इसमें अगर मैं क्लासरूम में सिर्फ थियोरेटिकल ट्रेनिंग देता हूँ दैट इज नॉट सफिशिएंट। राइट उस थियोरेटिकल ट्रेनिंग के साथ में मुझे जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिलीवरेबल्स बनाते हैं पाइपिंग इंजीनियरिंग में, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनको आउटपुट क्या लगता है, उनको किस तरीके का चेकिंग लगता है, ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। क्लासरूम असाइनमेंट्स होते हैं, होम असाइनमेंट जो होते हैं, देन यू आर गोइंग टू हैव टेस्ट एवरी वीक एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 months you are going to have the final exam. ओके अभी जब कोर्स इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है उसके बाद में आई एम श्योर कि द स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग दिस कोर्स दे आर वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग एनी जॉब related to piping engineering in any industry. Yes. Now here I want to highlight one thing. टेक्निकल नॉलेज इज वन थिंग, लेकिन उसके साथ में हार्ड वर्क को दूसरा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में जाइए काम करने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत है, एंड सेम थिंग यहाँ पे भी हार्ड वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है, वो अगर आप सही तरीके से कर पाते हो देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द राइट जॉब। Right. Okay. Otherwise, there are people who, after completion of this job, जैसे मैंने कहा था, अगर किसी ने आपको फोर्सफुली इंजीनियर बनने के लिए कहा है और आप उस तरीके का इंजीनियर बनते हो, then after completion of this course also, you may not get the correct job. Same thing is going to happen. So आपका जो लर्निंग की तरफ और काम की तरफ जो एटीट्यूड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास है, okay. then let me tell you, जो सबके दिमाग में एक बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट पैकेज आई एम गोइंग टू गेट, राइट, कितना पैसा मिलेगा। दिस पर्टिकुलर फील्ड इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। ओके, ऑफ कोर्स आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए। राइट। सो नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड, सुविद्या ने एक फाउंडेशन क्रिएट किया है। सो जो भी प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है जैसे आपने कहा, वो सब है, यू वर्क ऑन डॉक्यूमेंट्स। सो इसके बाद इट्स ऑन स्टूडेंट्स ऑल्सो कि वो लोग भी अपनी तरफ से एक एफर्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, इट्स अ 2-way ट्रैक। राइट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, एज इन पहले भी हम लोग ने ये डिस्कस किया, ये गैप
कोर इंजीनियरिंग या कॉलेजेस में भी है, स्टूडेंट्स से तरफ से भी एफर्ट आना चाहिए बिल्कुल एंड उनको भी वो लाइकिंग होना चाहिए। करेक्ट है। सर, तो अगेन इफ वी अंडरस्टैंड कि हु कैन गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, ऐसा ना हो कि मैंने इंजीनियरिंग की उसमें नहीं हुआ, आई एम गेटिंग इनटू दिस और आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, सो क्या वो वर्थ होगा? तो उसके लिए क्या टिक बॉक्स हो सकते हैं या चेक लिस्ट, मुझे ये पसंद है, मैं ये कर सकता हूँ, ओके ना पाइपिंग इज राइट, सो ऐसे क्या फ्यू यू गिव मी 3 to 4 पॉइंट्स कि ये हो सकते हैं, देन यू हैव अ करियर इन पाइपिंग इंजीनियरिंग। ओके, बेसिक अगर क्वालिफिकेशन की बात हम लोग करते हैं राइट, तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन और केमिकल, ओके, ये 3 जो इंजीनियर्स हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में पाइपिंग कोर्स उनके लिए बेहतर रहेगा। ओके, ओके, अभी आपको शायद सुनने में थोड़ा सा आप सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन कुछ बैचेस में मैंने सिविल इंजीनियर्स को भी ये कोर्स करते हुए देखा, ओके, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थोड़ी अलग थी। मतलब इंजीनियर्स जो सिविल इंजीनियर्स थे उन्होंने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग में काम किया था 8-10 साल के लिए, 10 साल के लिए, और अभी वो ये कोर्स इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू करनी है। तो वो चाहते थे कि भाई चलो सिविल के बारे में तो मुझे नॉलेज है, लेकिन along with that let us have some knowledge about piping also, बिकॉज़ ये कोर्स सुविधा में कर रहे हैं, सुविधा में जो कोर्स कर रहे हैं। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो मेन कोर्स है, उस कंप्लीशन के लिए, वो कोर्स करने के लिए मैं तो कहूँगा कि मैकेनिकल, केमिकल या प्रोडक्शन, दैट बेसिक ग्रेजुएशन यू शुड हैव। ओके, डिप्लोमा होल्डर्स है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ITI वगैरह है तो जो इंजीनियरिंग टर्म्स है वगैरह वो सारी चीज़ें सीखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो फॉर दैट द बेटर कोर्सेज जो ITI ड्राफ्ट्समैन का या बेसिक डिजाइनिंग का जो कोर्स है वो कर सकते। So one thing has become common in engineering industry, the use of software and technology. So and I think students को ये भी लगता है कि अगर इंडस्ट्री रेडी होना है तो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। सो अगेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और सुविधा में कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। Okay. Now let us first see the different types of softwares which we use in the industry. Yes. So जैसे मैंने कहा, there are basically 3 divisions. One is material, second is layout, and third is stress and support. Yes. तो तीनों सेक्टर्स में, सेक्शंस में हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो आज की ज़रूरत है। Okay. तो पहले तो है मटेरियल, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं आज के इंडस्ट्री में वो है ERM और SPMAT। तो इसमें से ज़्यादातर कंपनी जो यूज़ करते हैं वो है SPMAT। ERM यूज़ करने वाले कुछ थोड़ी बहुत कंपनीज हैं। व्हेन इट कम्स टू लेआउट, मॉडलिंग के लिए, लेआउट में नॉर्मली 2 सॉफ्टवेयर हमें लगता है, एक है 2D कैडिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, और दूसरा जो है वो 3D मॉडलिंग के लिए। सो 2D मॉडलिंग के लिए जो माइक्रोसिजन या ऑटोकैड है, कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सबसे ज़्यादा यूज होता है। Okay. तो जो पहले भी काफ़ी उसका यूज़ होता था, Right. लेकिन जब मैंने करियर मेरा शुरू किया था तभी 3D वॉज नॉट देयर। उस समय पे हम लोग ड्राइंग्स वगैरह जो बनाते थे वो सारे बोर्ड पे बनाते थे। आजकल कोई बोर्ड यूज नहीं करता। सो नाउ द टेक्नोलॉजी इज देयर, सो एवरीथिंग इज डन इन द 3D मॉडल। Right. सो 3D मॉडलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं आज के दौर में, वो मोस्टली कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है E3D और SP3D। ऑफ कोर्स उसके सिवा कुछ अलग और भी सॉफ्टवेयर है, लाइक ऑटो प्लांट है, 3D ऑटोकैड है, PDMS है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है E3D और SP3D। और स्ट्रेस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो उसमें से जो सबसे कॉमन है वो Caesar 2। अलॉन्ग विद दैट सम कंपनीज यूज ऑटोपाइप एंड K-pipe ऑल्सो। Okay. तो सुविधा में इन ये जो सारे मोस्टली यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर है उसमें से E3D और जो 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है और Caesar 2 जो स्ट्रेस का सॉफ्टवेयर है, इसकी हम लोग बेसिक जानकारी देते हैं। सो नॉर्मली जो E3D है उसका नियरली 40 आवर्स का सेशन होता है
ओके एंड जो सीजर 2 है वो करीब 30 आवर्स का सेशन होता है। ओके ओके सो इस सेशंस में जो बेसिक नॉलेज है ये सॉफ्टवेयर का ये स्टूडेंट्स को दिया जाता है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज इंडस्ट्री में हर एक कंपनी का अपने अपने तरीके से सॉफ्टवेयर अलग अलग यूज होता है एंड सुविधा में बेस अंडरस्टैंडिंग के लिए यू आर यूजिंग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर व्हिच यू जस्ट मेंशन्ड। करेक्ट। सो सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करने से पहले अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो इट्स ज़्यादा वेटेज ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में देना चाहिए बिफोर मूविंग ऑन टू सॉफ्टवेयर, और पेइंग मोर अटेंशन टू सॉफ्टवेयर इज इनफ। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करने के पहले उस सॉफ्टवेयर को हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। ओके अभी जो मॉडलिंग है 3D मॉडलिंग की जब मैं बात करता हूँ ओके तो लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे रूट करनी है, तो जो मॉडल है वो सिर्फ एक लाइन रूट करने का जरिया है। पहले हम लोग उस लाइन को ड्राइंग बोर्ड पे रूट करते थे, अभी 3D में करते हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो लाइन रूट करने के लिए जो भी मुझे नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, वो पहले होना चाहिए। अगर वो कंसेप्चुअल नॉलेज मेरे पास नहीं है तो मेरी मेथड चाहे कितनी भी एडवांस हो, मैं उस लाइन को रूट नहीं कर पाऊंगा। ओके सो कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो एंड दैट्स व्हाई सुविधा में जो ज्यादा फोकस हमारा होता है दैट इज ऑलवेज ऑन कंसेप्ट्स। राइट। स्टूडेंट्स के अगर कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो बाद में किसी भी सेक्टर में, मतलब जहां पे पाइपिंग है, किसी भी सेक्टर, चाहे ऑयल एंड गैस हो, चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो, पेट्रोकेमिकल हो, केमिकल हो, फूड इंडस्ट्री हो, फायर फाइटिंग नेटवर्क हो, आपका फार्मास्यूटिकल प्लांट हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है। ओके सो सॉफ्टवेयर इज समथिंग एडिशनल। यस, आज के दिन में वो जरूरी है, मैं बिल्कुल ना नहीं कह रहा हूँ, आज के दिन में वो जरूरी है, लेकिन वो थोड़ी बात की चीज है। पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, सॉफ्टवेयर में अगर मैं ज्यादा समय बिताऊंगा, समझो ज्यादा समय बिताने के बाद में अगर उस स्टूडेंट को इमीडिएटली जॉब नहीं मिलता है या किसी दूसरे एक्टिविटीज में उसको काम करना पड़ता है, तो देयर आर चांसेस कि वो उसने जो भी सॉफ्टवेयर में सीखा है, जो भी कमांड सीखा है, जो भी है, वो शायद वो भूल जाएगा। राइट। तो बाद में जब 5-6 महीने के बाद या साल के बाद वो काम शुरू करेगा मॉडलिंग पे, उस समय पे अगर इस कोर्स में उसने बेसिक सीखा है तो वहां पे उसको फिर से वो काम शुरू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इमीडिएटली कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा समय 2-3 दिन का उसको लगेगा, लेकिन उसके बाद में वो स्पीड अप कर सकता। अगेन सर, बट आजकल की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट चल रही है, आई एम श्योर कि हर 6 महीने में कुछ नया अपग्रेड आता रहेगा। सो क्लियरिंग द बेसिक इज इम्पोर्टेंट। बाकी तो जैसे टाइम चेंज होगा, सो वो एक स्टूडेंट्स का, एक इंडिविजुअल का, एक प्रोफेशनल का काम है कि खुद को कैसे अपग्रेड करे विद द सॉफ्टवेयर। करेक्ट। सो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एब्सोल्युटली, एंड एज यू मूव वो सॉफ्टवेयर के साथ यू हैव टू इवॉल्व। राइट। करेक्ट। नाउ सर, a guy like me sitting in Mumbai has completed his engineering and has थोड़ा interest है कि मैं piping engineering करूँ. So and I'm trying to look for some course. So for example, take सुविधा के course करने के लिए I'm interested. So realistically speaking, industry ready होने के लिए कितना time लगेगा after completing the course or having a good understanding about piping? Very good question, bro. Now see, the thing is that कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर से कहता हूँ, कोई भी कोर्स कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। राइट। अगर किसी स्टूडेंट ने ये कोर्स सही तरीके से कंप्लीट किया है, देन फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे ही इज रेडी टू वर्क इन इंडस्ट्री। ओके। वेरी नेक्स्ट डे, अगर वो जिस दिन कंपनी ज्वाइन करता है
उस दिन से अगर उसको कुछ एक्टिविटी दी जाती है, ही कैन डू दैट एक्टिविटी विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज हेल्प। हाँ, देखिए, हर एक कंपनी के अपने अपने वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, ओके। तो वो प्रोसीजर्स पढ़ने के लिए, स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए उसको कुछ समय चाहिए, राइट। लेकिन जो बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है उसके पास ऑलरेडी है, ओके। तो वो उसको और सिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो वो जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज उसने ऑलरेडी, ये 4 महीने का जो पीरियड है फुल टाइम कोर्स या जो वीकेंड कोर्स है, उसमें ये सारी एक्टिविटीज उसने की हुई है, ओके। तो इसके लिए उसको समय नहीं लगेगा। हाँ, अगर मुझे एक लिस्ट बनानी है, जस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, मुझे Sure. एक लिस्ट बनानी है, तो उस लिस्ट का जो बेसिक कंसेप्चुअल कंटेंट है उसको अच्छी तरीके से मालूम है। सिर्फ अलग क्या हो सकता है कि उस लिस्ट का फॉर्मेट, ओके। वो जो फॉर्मेटिंग है वो कंपनी टू कंपनी वेरी हो सकता वेरी है। करेगा। एक बार वो उसको समझ में आ गया, देन updating that list or preparing that list is not going to be a tough task. ओके, सो एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है कि दोज हु आर गेटिंग आउट ऑफ द कोर्स इन सुविद्या हैंड हेल्ड करने की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। सो दे आर, अगर कोई टास्क देते हैं फ्रेशर के लिए, दे आर एबल टू डू इट। लेकिन एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि देखो, 4 महीने का कोर्स है। जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था उस समय पे भी हमें डिटेल ट्रेनिंग दिया गया था। सो ये भी 4 महीने का डिटेल ट्रेनिंग है, थियोरेटिकल असाइनमेंट्स, और हम लोग करीब करीब हर एक चीज को इस कोर्स में कवर करते हैं, ओके। लेकिन ऑब्वियसली उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको बेसिक नॉलेज के साथ में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी लगता है। ओके। टेक्निकल टर्म्स में अगर कहा जाए कि चलो एक डिस्टिलेशन टावर का पाइपिंग है, उस पाइपिंग को करने के लिए मुझे अच्छे खासे एक्सपीरियंस की जरूरत है। मैंने देखा इवन 10-15 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी उसको सही तरीके से नहीं कर पाते। ओके। अगर ऐसी एक्टिविटीज, या प्लॉट प्लान, यूनिट प्लॉट प्लान बनाना है, ऐसी एक्टिविटीज अगर आप फ्रेशर्स को देते हो, देन ऑब्वियसली ही इज नॉट गोइंग टू डिलीवर इट अप टू द मार्क। उसको उसकी जानकारी है, ओके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी चीजें करने के लिए एक्सपीरियंस की भी जरूरत है जो उसके पास नहीं है। ओके, तो वो काम शायद सही तरीके का आउटपुट वो नहीं दे पाएगा। लेकिन जो फ्रेशर्स की एक्टिविटीज है, लाइन लिस्ट बनाना, बिल ऑफ मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना, कमेंट करना, या बेसिक इक्विपमेंट्स के लाइन रूटिंग करना, पाइप रैक डिजाइन करना, पाइप रैक पे लाइन रूट करना, पंप पाइपिंग करना, एक्सचेंजर पाइपिंग करना, ऑल दिस थिंग्स Okay. he will be able to do Okay. without any problem. Without any problem, sir. So again, अगर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, what are the profiles that are available to freshers? As in, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या काम होगा once you are in the industry for the first month or first year, या कैसे profiles are there in piping engineering? Now profile means you are talking about the designations or designation or role overall. You can just designations. देखिए, ज़्यादातर कंपनी में अभी it depends on what type of company you are joining. Okay. Let me tell you frankly, if you are joining a big company or MNC, then you will be absorbed as trainee engineer only. Okay. Let us be clear about it. Okay, but your growth will be faster as compared to others because you know all the basics of piping engineering. If you are joining a small company, then your position can be engineer, something like that, depending on the company structure. Right. Okay. और मेनली जो रोल होगा वो थोड़ा सा असिस्टेंट टाइप का होगा, और जो सेकेंडरी डिलीवरेबल्स बनाने हैं हमें, जैसे मैंने कहा लाइन लिस्ट है, या कोई टाइम लिस्ट है, स्पेशल आइटम लिस्ट है, एमटीओ लेना है वगैरह. So these things are important and which can be given to the freshers. Okay, जिनको बेसिक नॉलेज है पाइपिंग का, वो लोग ये एक्टिविटीज इजीली कर सकते हैं. So initially these things will be this will be your role. Okay. Let me be practical. You will not be given any big responsibility or role of area lead वगैरह, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगता है. Right. So एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में you are going to play all these roles. Okay. Sir, then
now if we move forward and try to understand, this question is what I was curious also. So there are requirement in other countries also. So if you could just help us understand there, what are the international opportunities? What can a newly graduate engineer can expect out of the industry in terms of international opportunities? Okay. Now, before that, let me tell you one thing, that when you complete this particular piping engineering course, after that, the nice thing about this course is that this course opens so many doors for you. It is not that आपने पाइपिंग इंजीनियरिंग खत्म किया तो उसके बाद में आप सिर्फ पाइपिंग इंजीनियर करके ही काम करोगे, जरूरी नहीं. Okay. हाँ, इनिशियली आपको पाइपिंग इंजीनियर करके काम करना है, जहां तक मैं समझता हूँ. सो बेटर thing will be that you spend some hours in a role of piping engineers, 4-5 years, not hours, 4-5 years. Okay. After that, you can work as a piping construction engineer. Okay. You can work as a pipeline engineer. You can work on offshore platforms. You can work in manufacturing company like HPCL, IOCL. These are not design companies. Huh? Okay. These are manufacturing. ये लोग जो ऑयल, जो केमिकल्स है, ऑयल्स है, उनको प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल एंड गैस को प्रोड्यूस करते हैं. सो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. Right. फर्टिलाइजर कंपनीज है, बाद में फूड इंडस्ट्रीज है, फार्मा इंडस्ट्रीज है. देन यू कैन वर्क इन अ प्रोक्योरमेंट सेक्टर. यू कैन वर्क एज अ इंस्पेक्शन इंजीनियर. यू कैन वर्क एज अ क्वालिटी इंजीनियर. सो यू सी, you can work in any manufacturing, जो पाइपिंग कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वॉल्स मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स आर ओपन फॉर यू. सो अगर किसी को फील्ड चेंज करना है, ही कैन इजीली डू इट. मैंने खुद ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ में करियर शुरू किया और कुछ साल के बाद दे वेंट टू ऑफशोर, दे वेंट टू पाइपलाइन, ओके, दे वेंट टू कंस्ट्रक्शन. So many options are there, and because of these options, आज के दिन में, whatever question you asked, all over the world. Okay. Initially जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था, 90s की बात कर रहा हूँ, so 1995, उस समय पे ज्यादातर लोग जो थे वो गल्फ में जाते थे. So गल्फ रीजन है, बहरीन, ओमान, UAE, अबू धाबी एंड योर सऊदी एंड all this, Kuwait and all that. Okay. So वहाँ पे of course oil reserves वहाँ पे काफ़ी थे, उसकी वजह से वहाँ पे डिमांड काफ़ी थी. लेकिन आज के दिन में वो सिचुएशन नहीं है. आज के दिन में कुछ गिने चुने कंट्रीज अगर आप छोड़ोगे, then piping engineers are required everywhere. Okay. So I have friends who are working in Norway, in Europe, then they are working in Australia. They are working in Far East, that is your Malaysia, Singapore. They are working in Japan. People working in Africa. Gulf तो है ही, मैं other than Gulf की बात कर रहा हूँ. Okay. Then North Middle East countries like Azerbaijan and Uzbekistan and all that. So you can see now world is Opened up for this particular sector. Okay. Right. So opportunities are going to be huge for you. There is no limit for that, and obviously along with opportunities. So I understand कि पहले से ज़्यादा spectrum broad हो गया in terms of international opportunities as well as correct domestic opportunities. But sir, how important is it, like dreaming of going international, before dreaming international, कुछ experience domestic या domestic experience पहले लेना is important? आप जब इंडिया के बाहर काम करना चाहते हो, आप जब अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके. अभी कुछ एग्जाम्पल्स मेरे सामने ऐसे भी है कि जिन्होंने कोर्स किया और उसके बाद विद इन 1 year दे गॉट जॉब इन गल्फ. Gulf. ओके.
बट ऑब्वियसली ये चीज़ सिर्फ तभी हो सकती है जब भी आपका कोई गॉडफादर वहाँ पे हो, आप किसी सीनियर कोई रिलेटिव हो या कोई भी हो कि उसकी वजह से आपको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई। लेकिन एक नॉर्मल इंजीनियर के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी वहाँ पे आपको जॉब देना नहीं चाहेगी अगर आपको सही एक्सपीरियंस नहीं है। इट्स ऑब्वियस, राइट, ओके। करेक्ट, सो अगर आप बाहर काम करना चाहते हो, द नाइस थिंग विल बी ऑलवेज हैव गुड एक्सपीरियंस। नाउ व्हेन आई से गुड एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 years, ओके, मिनिमम आई एम सेइंग, इन इंडिया। और वो एक्सपीरियंस ऐसे भी नहीं कि आप सिर्फ ऑफिस में गए, जो भी कुछ आपको काम दिया गया है वो आपने किया, बस ऐसे नहीं। दैट इज नॉट द एक्सपीरियंस। राइट, एक्सपीरियंस मीन्स आपने उस 5 सालों में आप जो भी कुछ सीखना चाहते हो अदर देन योर वर्क, आपने कुछ और भी चीजें सीखी है, ओके। और जो भी आपने बेस अपना स्ट्रांग बनाया है, आपने नॉलेज गेन किया है, उसके बेसिस पे आपको बाहर जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। राइट, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, 25-30 years बिफोर जो मार्केट की सिचुएशन थी, उस समय पे जब इंडिया से कोई इंजीनियर बाहर जाता था, एक्सपीरियंस इंजीनियर, ओके, 5-6 साल काम करने के बाद बाहर जाता हो, उस समय पे इंडियन सैलरी एंड गल्फ सैलरी, उसमें जो डिफरेंस था, ओके, दैट वाज नियरली 4x और 5x। ओके, आज के समय में वो नहीं होगा। Oh. आज के समय जो मल्टीपल फोल्ड्स है, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी 5x, इज मे बी 3x और समथिंग। इवन मैंने ऐसे देखा है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस 20 साल है, 25 साल है, उनको तो इवन XX सैलरी भी नहीं मिलती, क्योंकि उनका ऑलरेडी इंडिया में पैकेज इतना ज्यादा है जो पहले नहीं था। Okay, so you're saying India में the X amount is higher than what they get yes. in तो foreign. उसकी वजह से आपको बाहर सैलरी उतने मल्टीपल्स में नहीं मिलती। सो जो Understood. डेटा है इंडियन सैलरी और वहाँ की, वो ज़्यादा नहीं है। द ओनली डिफरेंस जो ज़्यादा थोड़ा बहुत आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन। क्योंकि इंडिया में हमें इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। मैं सिर्फ गल्फ की बात कर रहा हूँ, गल्फ में हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन आप यूरोप में वगैरह जाओगे तो ऑब्वियसली टैक्सेशन इज देयर ऑल्सो। Okay. यूरोप, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ तो टैक्सेशन है, सो यू हैव टू पे टैक्सेस फॉर दैट। Right. And sir, at today's condition, you also know that entrepreneurial spirit एक high है. Everyone wants to start something of their own. In this field, what are your thoughts कि खुद का कंसल्टेंसी या खुद का कुछ कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कब से और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जो सिविल इंजीनियर आया था ट्रेनिंग में, सो उसने को सिविल इंजीनियर कोर्स कंप्लीट किया था, उसको खुद का जो इंजीनियरिंग ऑफिस था वो शुरू करना था, कंपनी शुरू करनी थी, इसके लिए उसने ये कोर्स ज्वाइन किया था। ओके, सो अगर किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है या कंसल्टेंसी शुरू करनी है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। राइट। सो ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में आपने अपना खुद का शुरू किया, देन यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। राइट। आपको खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंडस्ट्री में क्या होता है ना, वो सिर्फ टेक्निकल बात में नहीं कर रहा हूँ। सो इंडस्ट्री में जॉब्स कैसे मिलते हैं, कैसे डिलीवर करने पड़ते हैं, मार्जिन कितना होता है, ये जो नॉन टेक्निकल कमर्शियल चीजें हैं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। बट ऑन टेक्निकल टर्म्स यू नीड टू हैव मिनिमम, आई विल से 10 years एक्सपीरियंस। अगर आपको खुद, ये मेरा मानना है। राइट। हाँ, अगर कोई कहता है कि भाई 5 साल के बाद आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्टार्ट माई ओन यूनिट, फैंटास्टिक, आई अप्रिशिएट दैट, बट अदरवाइज आई विल से मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। Okay, so now I think we understand that सुविध्या ने भी एक इकोसिस्टम ऑलरेडी क्रिएट किया है. There's demand in the market. There is supply also in terms of students. But एक advice from your end to an engineer who is watching us right now and who wants to go further into this industry, or in general life advice if you want to give. एक in few lines if you could help them understand कि what should be the next step in future.
I always tell this to my students in everywhere, wherever I go for corporate training or even in-house training. You are always going to be successful. Success is going to be there, but not just by sitting idle and not by daydreaming. Right. Okay. whatever activity, मैं सिर्फ इस पाइप इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, whatever you do in your life, for that you have to be sincere, you need to have the interest in that. Correct. And सबसे जो important चीज है, that is you should have right attitude. Absolutely. Now जब मैं attitude की बात कर रहा हूँ, that attitude towards learning and towards work. अगर आप सही तरीके से कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, ठीक है यार, क्लास में बैठे हैं, देखते हैं, करते हैं, असाइनमेंट्स आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर कोर्स या कोई भी दूसरा कोर्स जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, सिर्फ थियोरेटिकल से काम नहीं चल रहा है, जब प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स आपको करने हैं. अगर वो नहीं करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू लर्न? Yes. थियरी पढ़ के आपको कुछ नहीं आएगा. जब आप प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करोगे तो ही आपको चीज़ें पता चलेगी कि उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां हैं. तो अगर कोई सोचता है कि नहीं भाई असाइनमेंट्स तो दूसरे करेंगे, मैं बाद में करूंगा, या सो दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड, एंड देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. यू आर नॉट गोइंग टू, चलो जॉब मिल भी गया आपको, तकदीर से जॉब मिल भी गया कहीं पे, बट देन योर ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू बी very fast. Right. Okay, it is going to be very slow, sluggish, and you will not be able to achieve the things what you are aiming for. Correct. Absolutely well said, sir. So to put it short, attitude, work ethic is very much important. Is very important. And so with that, I understand that the audience have a fair idea about what core engineering and piping engineering is. I think we have touched upon to the basic concepts and understanding ki what should they expect from the industry and what should be the next step. Just I want to, in the end, I want to say that this particular field is that specialized field, definitely, which is going to give you a lot of money, lot of opportunities all over the world, provided you have right skills and right attitude. Absolutely, absolutely, sir. So I would like to thank you for your time. You tried to put the message across, and we could feel that you really are there to help the students of the next generation help and achieve whatever they believe. I think today's discussion was extremely valuable because we did not just talk about a course, we discussed the actual reality of engineering careers, the opportunity it has, and a practical pathway that a student can take. So if you are someone into mechanical, chemical, or production engineer and have keen interest in joining piping engineering, do reach out to Suvidya Institution in the description given below. And for everyone, if you found this podcast valuable, do share with your friends because students today really need practical career advice. Thank you so much.